जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। लिसनर्स, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं डे लाइट। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट शर्मा वशकान, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की बहुत सीनियर एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रुबीना अशरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल जी, माय प्लेजर। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, और शुरू से माशाल्लाह से आपको देखते आए हैं। जब कसक से सिलसिला शुरू हुआ था, जब से देख रहे हैं, और माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की आप एक्टिंग करती हैं हर दफा, और कोई रोल हो आपका आप छा जाती हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे सबसे स्टार्ट में कि कसक हमें जो याद पड़ता है कि आपका पहला ड्रामा था, लेकिन उससे पहले भी आपने कोई ड्रामा किया था, ये कसक से ही आपकी टीवी पे एंट्री हुई थी? कसक एक्चुअली मेरा चौथा सीरियल था या तीसरा सीरियल था, समथिंग लाइक दैट। पहला जो था वो लाहौर से था, हजारों रात से। तो आपका होमवर्क गलत हो गया है माविश। नहीं, बेसिकली मैंने ये कहा ना कि हमें कसक याद पड़ता है क्योंकि कसक इतना ज्यादा फेमस हुआ था। क्योंकि शायद वो उसकी रिकॉल ज्यादा है। बट द फर्स्ट दैट आई एवर डिड वाज हजारों रात से सीरियल था, एंड देन आई डिड अ फ्यू लॉन्ग प्लेस फ्रॉम लाहौर अगेन, क्योंकि उस वक्त मैं लाहौर में रहती थी। और जी, एंड आई वाज स्टडीइंग एंड लिविंग इन लाहौर विद माय पेरेंट्स, एंड देन आफ्टर आई मूव्ड टू कराची शादी के बाद, तो उसके बाद मैंने किया था सबसे पहला यहाँ कराची से सीढ़ियाँ, और फिर उसके बाद आया था कसक। अच्छा, वाह, जबरदस्त। यानी जब आपने कसक किया तो उस वक्त आप मैरिड थी, और उस वक्त आपने अच्छा बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ था उस वक्त कि आप मैरिड थी? जी, मैरिड थी। आई हैड 2 children at that time. ओहो, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, तो मैम थोड़ा सा हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह, मतलब आपने लाहौर में, जैसे आपने बताया कि पली बड़ी हैं, तो कैसा बचपन गुजरा था आपका? बहुत अच्छा। लाहौर वैसे भी अभी तक लाहौर ही है। इतनी हसीन जगह है, और लाहौर की मेमोरीज मेरा ख्याल है किसी की भी बुरी नहीं है। सो आई हैड अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, बहुत ही खिलंदरा, हंसने खेलने वाला, एम्बिशियस, तो जैसे होते हैं नॉर्मल चाइल्डहुड वैसा था। तो कितने भाई बहन थे आप लोग? मेरे 4 भाई हैं जी, एंड दे ऑल यंगर देन मी। आई एम द एल्डेस्ट एंड आई एम द ओनली सिस्टर। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। तो फिर तो काफी मतलब लाड प्यार के साथ आपके घर वालों ने आपको हमेशा रखा होगा। जी हाँ, बहुत। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत लाडली हूँ अभी तक भी, अपने भाइयों की भी और अपनी फैमिली की भी, सारी फैमिली की। ग्रेट। तो और फिर अपने ससुराल की भी। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे। जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त। तो इतनी लाडली थी आप, और मतलब इकलौती, तो आपने जैसे बताया कि लाहौर से कराची शादी होकर आई हैं, या शादी से पहले आप लोग मूव हो गए थे? नहीं, शादी हुई। तारिक वाज लिविंग इन, उस वक्त भी ये कराची में ही रहते थे। तारिक की फैमिली, अभी भी ज्यादातर फैमिली तारिक की कराची में है, यानी मेरी बहुत सारी ससुराल, और मेरी अपनी फैमिली जो है वो लाहौर में अभी भी है। सो मैं मूव हुई थी शादी के बाद। अच्छा, तो फिर वो कैसा लग रहा था, मतलब आपको भी, आपकी फैमिली को भी, कि इकलौती बेटी इतनी दूर चली गई? उस वक्त हाँ, ये नहीं पता कि उनको कैसा लगा होगा। कराची इतना दूर लगता नहीं था। उस वक्त अमेरिका वगैरह बहुत दूर लगते थे, अब वो भी इतने दूर नहीं लगते। तो इतना मुश्किल नहीं था। और फिर क्योंकि कराची एक बड़ी एक्साइटमेंट थी हर किसी के लिए, लाहौर वालों के लिए भी और बाकी शहरों वालों के लिए भी। कराची एक बहुत रोशनियों का शहर उस जमाने का कराची, और खूबसूरत तरीन शहर और बड़ा तरीन शहर। तो कराची का बड़ा एक ऑरा था, अपना एक कैरिज्मा था। तो कराची आई थिंक आना जो था वो इस लिहाज से, और मेरी बहुत सारी दोस्तें कराची में थी, तो इतना मुश्किल तो नहीं लगा था। और आने के बाद जाहिर है वो एक उदासी जो होती है अपना शहर छोड़ने की, वो रही कुछ अर्सा। बट देन फिर जब काम शुरू कर दिया और
यू नो वक्त के साथ साथ जब आपका घर बन जाता है, आपकी रूटीन बन जाती है, आपका काम जिस शहर में हो, फिर वो आपको उससे ज्यादा अपना कुछ नहीं लगता। तो इसके बाद से तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर कराची ही था जो यू नो असल जगह थी मेरे लिए। ग्रेट, जबरदस्त। तो मैम ये एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ था आपका? एक्टिंग का सफर ऐसे ही जैसे आज तक लोगों का हो रहा है, बाय चांस। बहुत कम लोग होते हैं जो बचपन से जिनको शौक होता है एक्टिंग का, और वो फिर उसके लिए मेहनत करते हैं, तगुदौ करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ कोई एज सच रास्ता नहीं है इस जगह तक पहुंचने का, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो ज्यादातर फिर जाती मेहनत पे होता है, कुछ कॉन्टैक्ट पे होता है। बट मोस्टली लोग जो हैं वो बाय चांस आते हैं इस काम में। यू नो कुछ और कर रहे होते हैं, कोई मॉडलिंग कर रहा होता है, कोई कुछ भी और कर रहा होता है, और फिर अचानक उसको ऑफर आ जाती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड टू मी आल्सो। इस जमाने में भी यही हुआ था कि ऐसे ही यू नो किसी ने कहा कि ड्रामा करना है, आई सेड हाँ कर लेंगे। तो मैंने उस वक्त स्टूडेंट थी आप? जी, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में पढ़ रही थी। ग्रेट, सही। तो इत्तेफाकन फिर आपको इस तरह से ऑफर हुई, फिर आपने अपना पहला प्ले किया जिसका भी आपने नाम बताया, हजारों रातें। राइट। नहीं, ये तो पहला सीरियल था ना, आपने कहा। हाँ। अच्छा, प्ले पहला प्ले वर्जन, पहला प्ले ये नहीं था। पहला प्ले एक छोटा सा रोल था, एक सिंगल प्ले में, जो कि बानो आपा के प्लेस थे, जो सिंगल प्ले, और साहिरा काज़मी कर रही थी डायरेक्ट। शी हैड वेंचर्ड इनटू डायरेक्शन एट दैट टाइम। ये मैं आपको अर्ली 80s की बात बता रही हूँ। और उस वक्त शी ऑफर्ड मी दिस लिटिल कैरेक्टर एंड आई सेड हाँ कर लेते हैं। तो दो तीन सीन का एक रोल था जो मैंने किया था एक ड्रामे में। उसमें मेन कैरेक्टर जो था वो यास्मीन नईम ताहिर मेरा ख्याल कर रहे थे। सो एंड देन शी ऑफर्ड मी अनदर कैरेक्टर। सायरा ने फिर एक और ड्रामा था जो मुझे ऑफर किया इसी सीरीज के सिलसिले का, जिसमें मैं और राहत जो थे वो मेन लीड्स थे। दैट वाज माय सेकंड काम जो मैंने किया, वो था सिंगल प्ले। उसका शायद मुझे नाम भी याद था, अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो राहत काज़मी और मैं उसमें मेन लीड्स थे। सो दैट वाज दैट। आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो पहला ही सीरियल आपका बानो आपा का लिखा हुआ और साहिरा काज़मी की डायरेक्शन, मतलब ये तो लोगों का ख्वाब होता है जो आपको इत्तेफाकन मिला। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जबरदस्त। और उस जमाने में मैंने जितने काम किए वो इतने ही मोतबर राइटर्स और डायरेक्टर्स के काम थे, क्योंकि एक और प्ले मैंने उस वक्त मेरा ख्याल है यहाँ शायद इसके बीच में किया, इन दोनों के यहाँ शायद पहले किया। अब वो सावन रूप था, एक लॉन्ग प्ले जिसमें साहिरा जो थी वो मेरी माँ का कैरेक्टर कर रही थी, आई वाज प्लेइंग द डॉक्टर, और वो यूनुस जावेद साहब ने लिखा था। आई थिंक वो मेरा पहला प्ले था शायद। सो यू नो ये 2-3 प्लेज थे जो मैंने आगे पीछे किए थे। 2-3 ये एक इनमें से ड्रामा एक ही था शायद, और 2 सिंगल प्लेज थे, कोई और ड्रामे आई थिंक सीरीज थी। तो ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था। हालांकि उस वक्त मुश्किल भी लगा, क्योंकि पहला जो शुरू के जो दिन थे उसमें आप सुबह जाते थे टीवी, और फिर पहला सीन जो था वो दोपहर के बाद होता था। जो उनके अपने कोई सेट के मसाइल होते होंगे या कुछ भी होता होगा, एक न्यू कमर को वो सब तो नहीं पता कि बिहाइंड यू नो सीन क्या मुश्किलें हैं या क्या हिकअप्स है। बात मुझे लगा कि ये तो बहुत बेकार काम है और मैं तो दोबारा कभी भी नहीं ये करूंगी, बस ये मेरा लास्ट प्ले है। और ये वो वाला ड्रामा था जिसमें राहत वाज प्लेइंग ऑपोजिट में। तो उन्होंने कहा कि सब यही करते हैं, मगर जब चल जाता है ड्रामा तो फिर सब वापस आ जाते हैं, कोई नहीं जाता। ऐसा नहीं मैं नहीं करूंगी। सुबह से हम आए राहत और अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। और वो हुआ और फिर चला, और उसके बाद वही हुआ जो राहत ने कहा था। हाँ। क्योंकि ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक अलग ही नशा है। तो पहली दफा जब अपने आप को अपनी स्क्रीन पे देखा, क्योंकि कोई ऐसा शौक तो आपको था नहीं, इत्तेफाकन आपने काम की एक ऑफर मिली, चलो उसको अवेल कर लेते हैं, तो उस वक्त फीलिंग क्या थी? बहुत अमेजिंग, बहुत ऑसम, क्योंकि
आप दूसरों को भी देखते थे ना टेलीविजन पे, क्योंकि टेलीविजन उस जमाने में बहुत बड़ा था, अभी भी बड़ा है, मगर उस जमाने का टेलीविजन जिस वक्त कोई आपके पास इंटरनेट नहीं था, कोई केबल नहीं थी, कोई डिश टीवी नहीं थे, तो वो एक एक चैनल जो उस वक्त चलता था, एक ही चैनल पीटीवी था, वो बहुत बड़ा था। और एंटरटेनमेंट एज यूजुअल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी नहीं टेलीविजन के अलावा, तो उस पे नजर आना एक बहुत बड़ी बात थी। सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग अपने आप को देखना और अपने आप को इवैल्यूएट करना और फिर समझना कि ये भी गलत किया, इससे बेहतर हो सकता था। तो वो सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग था एंड द स्क्रिप्ट्स एट दैट टाइम वर अमेजिंग। सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि उस जमाने के स्क्रिप्ट्स बहुत खूबसूरत होते थे। बिल्कुल सही वो बात है। वो आपको बिल्कुल अपने अंदर जैसे समो लेते थे, जज्ब कर लेते, एंगल्फ कर लेते थे, और फिर आप जब उसको पढ़ के निकलते थे तो आप उन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर होते थे, आप अपना आप खुद रहते ही नहीं थे। सही बात है, बिल्कुल। तो मैम जब आपकी शादी हुई, फिर आप यहाँ आई, तो उसके बाद एक्टिंग को कंटिन्यू रखना कितना मतलब एक मुश्किल आपके लिए टास्क था, क्योंकि नई नई शादी होती है और दीगर जिम्मेदारियां होती हैं। फिर आपने बताया कि माशाल्लाह से 2 बच्चे थे आपके उस वक्त, तो कैसे आपने उन चीजों को मैनेज किया और किस तरह से लेके चली सब चीजों को? इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी ससुराल को देती हूँ हमेशा, बिकॉज मैं बहुत खुशकिस्मत थी। माय हस्बैंड proposed to me because he saw me on television. Oh, great. तो जाहिर है उनको कोई मसला नहीं था मेरे काम करने से, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं काम करती हूँ। तो वो तो वहाँ कोई मसला नहीं हुआ मुझे इस सिलसिले का। लेकिन जाहिर है कि वही जैसे आप कह रहे हो कि जिम्मेदारियां थी और घर था, और घर चलाना उस जमाने में ऐसा नहीं था। आजकल फिर भी थोड़ी बहुत आसानी है, यू गेट a lot of help, और वो जरा सा मुश्किल जमाना था इस लिहाज से। और लोग जो थे वो इतने मनी वाइज भी इतनी आसान नहीं थी जिंदगी। अब ज्यादा मैं समझती हूँ लोगों की पॉकेट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, इजाजत देती हैं उनको बहुत सारी आसानियां अपने लिए अचीव कर सकते हैं लोग। बट एट दैट टाइम चैलेंज था, बट उस वक्त जो बेस्ट बात थी वो ये थी दैट ऑल ऑफ माई ससुराल डिसाइड के काम नहीं छोड़ना, आपको कोई हेल्प चाहिए होगी। और ऐसा नहीं था कि मैं कोई उनको सपोर्ट कर रही थी, इट वाज़न्ट एनीथिंग लाइक दैट कि उनको मेरे काम की जरूरत थी। बट उनको वो इतने खुले दिमाग और खुले दिल वाले लोग थे और आज तक भी हैं कि उनको लगता था कि मैं एक एंटिटी हूँ, एंड दे वर सो प्राउड ऑफ मी। जबरदस्त। कि उनकी भाभी जो है वो एक नोन बंदा है, एक सेलिब्रिटी है, सोचू से जितनी भी मैं थी उस वक्त सेलिब्रिटी, तो उनको लगा कि वो इसको ऐसे ही रहना चाहिए। तो दे वुड कम एंड हेल्प मी। मैं रिकॉर्डिंग पे जाती थी तो मेरी नंद आके मेरा घर संभालती थी। और जब मैंने अपना पहला प्ले शुरू किया था सीढ़ियाँ, तो उस जमाने में पायलट बन के जाया करते थे। अप्रूवल के लिए फर्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड होती थी और फिर वो चली जाती थी हेडक्वार्टर, एंड अप्रूवल वुड कम और नॉट कम, तो डिसअप्रूव भी हो जाता था। तो काजिम पाशा डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि रुबीना, एक अब्दुल कादिर जुनेजो था वो राइटर, तो एक प्ले है और इसका पायलट करना है तो कर लो। और हमने कर लिया। और कुछ 3 महीने बाद और मैं भूल गई वो पायलट करके कि मैं बिल्कुल एक्चुअली भूल गई, बिकॉज जिंदगी बहुत वेरिड थी ना उस वक्त। घर भी था, शादी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी, हैप्पी कम की। एंड आई हैड एन एलिंग मदर इन लॉ। उनकी तबीयत उन दिनों बहुत खराब थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद शी पास गई, और वो बीमार थी। और मेरी मंगनी और मेरी शादी के फौरन बाद शी गॉट अनवेल। तो हम हॉस्पिटल और वो सब भी साथ साथ करते थे। तो उनकी मुझे कॉल आई कि आपका पायलट अप्रूव हो गया, मुबारक हो, हम 4 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड आई सेड सॉरी काजिम, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं कर ही नहीं सकती। और मेरी बहुत बुरी हालत थी, बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए चाहे थ्रो अप अ लॉट और मेरा वेट लूज हो जाता है, मेरा कोई मसला है। सो ही सेड
ये तो नहीं हो सकता और करना पड़ेगा और मैं करवा लूंगा। मैंने कहा मुझे डॉक्टर पे जाना होता है बार बार, मुझे ड्रिप्स लगती हैं क्योंकि फिर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना। सर आप तुमने फिक्र नहीं करनी, मैं संभाल लूंगा सब। और एग्जैक्टली यही हुआ। हाँ। वो जावा मुझे काजिम पाशा, वो उसका क्रेडिट मैं काजिम पाशा को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो जिस क्लिनिक में मैं ड्रिप मुझे लग रही होती थी, जिस तलाती क्लिनिक, वहां पे मैं ड्रिप लगवा रही होती थी और वो नीचे बैठे होते थे। एंड नर्स वुड कम एंड आस्क मी, जी वो आपके टीवी वाले आए हुए बैठे हुए नीचे पूछ रहे हैं कितनी ड्रिप लग रही है। और मैं उनको कहती थी कि अच्छा आपने क्या बताया है? मैंने कहा कि 15-20 मिनट की अभी है। एंड देन उसके बाद हम वहीं से आउटडोर के लिए चले जाते थे। आपको वो प्ले शायद याद नहीं होगा, उसमें मेरे साथ वासी साहब एक हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, तो वो उनके और मेरे ड्रीम सीक्वेंसेस होते थे जिसमें हम गधा गाड़ी पे जा रहे होते थे और हम गधा गाड़ी वाला सीन करते हुए सड़क पे जाते थे और मुझे लगता था शिट अब कुछ गलत ना होता है मेरे साथ। तो लाइफ वाज टफ येट ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही कोई मुश्किल भी है, आपको हर वक्त धड़का भी लगा रहता होगा और आपने अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है। हाँ जी बिल्कुल, और आपको मजा भी आ रहा है, आप इंजॉय भी करें। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती थी, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने आपके गले पे चुनी रखी हुई है। बट मुश्किलें और आसानियां दोनों जिंदगी का हिस्सा है। और आप एक ना हो तो आपको दूसरी की कदर नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे आज पहली दफा ये आपसे पता चला कि पहले इस तरह का हुआ करता था कि पहले पायलट्स बना लिए जाते थे और फिर भेजा जाता था। तो बड़ा सबर आजमा काम था ये तो, है ना? मतलब अगर आज की जनरेशन में देखें तो उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है बर्दाश्त किसी चीज की। तो इसीलिए जो आप लोगों ने सबर आजमा, ऐसे भी कि एक एक्ट्रेस को एक काम मिलता था और फिर अगला काम कम से कम 1 साल बाद मिलता था, क्योंकि काम इतना थोड़ा था। सिर्फ एक ड्रामा 2 से 3 ड्रामे चलते थे हफ्ते में। और बाकी सारे दिनों में कुछ और चल रहा होता था। तो और जितने एक्टर थे उनके लिए वो बहुत कम काम था। उस वक्त भी एक्टर ज्यादा थे और काम कम था। तो हम इंतजार करते थे अगला काम, ये काम कर लिया और अगला पता नहीं कब आएगा। वाकई। तो हाँ सही बात है। तो ये इसलिए कहते हैं जो लोग एक्चुअली एक्टिंग से अपने घर चलाते थे वो अभी भी शायद ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही हो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी। एक हवाई रोजगार कहते थे ना इसको, आया नहीं आया ऐसे है जैसे आपने रोज कुआं खोदना है और रोज पानी निकालना है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। और बहुत सारे लोग मतलब ये समझते हैं कि बड़ा आसान काम है, बस कुछ सीन्स आते हैं, इनकी एक्टिंग करते हैं, चले जाते हैं अपने अपने घरों में, रिलैक्स रहते हैं, इसी में काम करते हैं। लेकिन वाकई ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो पीछे चल रहे होते हैं वो हम लोगों को आइडिया नहीं होता उसका। बिल्कुल, अभी भी आपको नहीं अंदाजा हो सकता कि बिल्कुल किस तरह जो एक्टर्स हैं वो काम के लिए इंतजार कितना तकलीफ दे मरहला है, इवन फॉर एक्टर्स ऑफ टुडे, अभी आजकल भी। और काम के लिए उनको तगो-दो करनी पड़ती है, उनको मेहनत करनी पड़ती है और अपनी जगह बनाने के लिए कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। और इस वक्त है कंपटीशन और फिर कई दफा समझ नहीं आता। बहुत सारे नए बच्चे ऐसे हैं या जूनियर एक्टर्स या जो माइनर कैरेक्टर्स करते हैं जिन उनको समझ नहीं आता कि क्यों हमें वो क्लेम नहीं मिलता जो इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं और अभी भी हमें लोग पहचानते नहीं है वैसे जैसे फलाने को पहचानते हैं। तो सिंपल थ्योरी कि वो आपका काम है जो आपको वो जगह दिलाएगा जो आप चाहते हो कि आपको। तो ऑल यू नीड टू डू, मैं अभी भी नए आने वाले बच्चों को बताती हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी पिक्चर जो है वो जो मेन पोस्टर है उस पर मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि आपने अभी इसको एज ए चैलेंज लो और आपने अभी अपने क्राफ्ट को और ज्यादा मजबूत करना है ताकि आपकी पिक्चर के बगैर बन ना सके पोस्टर। तो इट्स एज सिंपल, किसी भी काम में ऐसा ही है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये काम थोड़ा सा और इसलिए मतलब एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं किसी भी एक्टर से। हम लोग बैठ के जैसे घर पे देख रहे होते हैं तो एक सेकंड में रिजेक्ट कर देते हैं कि इसने अच्छी एक्टिंग नहीं की, ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है। लेकिन हम लोगों को सारा जो प्रोसेस है आपको ऐसे ही करना चाहिए है मानुष। आपका काम ही यही है
कि आप देखें, आप उसको एडमायर करें या आप उसको रिजेक्ट करें, कंडेम करें, क्योंकि जो नजर आता है आपने तो उसी से सर्च करना। आपका ताल्लुक भी नहीं है कोई इस बात से कि पीछे क्या तबाही थी, क्योंकि हम कहते हैं अक्सर जब पीछे बहुत गड़बड़े हो रही होती है ना बिहाइंड द कैमरा, और हम बड़ी मुश्किल में होते हैं और कोई कहता है कि ठीक है फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, वैसे क्या नीचे पट्टी नहीं चलेगी कि इस वक्त पीछे ये सब तबाही थी। लोग तो आपको ही सिर्फ ब्लेम करेंगे कि आपने इतना बुरा क्यों किया। तो वो ब्लेम तो उसी का है जो सामने है, उसी का है जो बना रहा है, उसी का है जिसने लिखा है। तो ये 3 लोग जो असल स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी एक ड्रामे के, राइटर, डायरेक्टर एंड द एक्टर्स, आपका काम है कि आप अगर वो गलत करते हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि पीछे उनको कितनी मुश्किलें पड़ी थी। यू आर नॉट सपोज टू बी थिंकिंग अबाउट दैट। काम ऐसे नहीं होते ना कि मतलब ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपने किसी को कहा कि खाना क्यों नहीं ठीक पका और उसने कहा मिर्च नहीं थी, फलाई चीज नहीं थी। देखें, जिसको बनाना है उसको बगैर सारे इंग्रेडिएंट्स के भी अच्छी चीज डिलीवर करनी है, ये उसका काम है। तो बहाना जो है वो हमें कहीं भी नहीं लेके जाएगा नीचे के अलावा। यू नो, इट विल जस्ट ब्रिंग अस डाउन। और नीचे जाने का मार्जिन नहीं है ना, हम पहले बहुत नीचे हैं। सही। तो आप मैम मतलब आपके घर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तनकीद कौन करता था, और कभी मतलब इस बात पे इरिटेट हुई आप कि भाई आप लोगों की तो किसी की फील्ड नहीं है, अगर कोई ऐसा बंदा करता था आपको नहीं पता और ज्यादा कोई अगर आपको तनकीद कर रहा है किसी बात पे, तो कभी होता था ऐसा कि मतलब इरिटेट हो रही हो? देखिए, तनकीद तो बड़ी खुशाइन चीज होती है। एक तो आपको सबसे पहले अपना सबसे खतरनाक क्रिटिक खुद होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर आप अपने खुद क्रिटिक नहीं हैं तो फिर आप गलत जगह पे हैं। और दूसरे ये कि तनकीद हमेशा होती है, बाहर से भी होती है, घर से भी बिल्कुल हुई है, हमेशा हुई है। और मगर ये कि अगर वो सही हो तो आप बिल्कुल मान जाते हैं, मतलब हम मान जाते हैं, हमें से कोई भी सेंसिबल हो। और अगर वो गलत होती है तो आप उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे ड्रामों पे लोग इस तरह की तनकीद करते हैं कि ये औरत का कैरेक्टर, जैसे अभी मैं पिछले दिनों सुन रही थी तो किसी ने कहा कि ये जो ड्रामा है ये जलन की बात हो रही थी कि बहुत गलत है, ऐसी लड़कियां दिखानी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। देखें, ऐसी लड़कियां हैं, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस हैं जिंदगी में। आपको दिखाने का मतलब, आप ठीक है आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि बुरा लग रहा है देख के कि एक बहन दूसरी बहन का घर तबाह कर रही है और सोचू से, मगर आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये गलत है और इस गलत को होने नहीं देना चाहिए। आपको उसमें अगर गलत नजर आ रहा है तो फिर आपको उसकी बैकग्राउंड तक समझ आ रही है कि भाई इसने गलती किसकी है, इसके माँ बाप क्या कर रहे थे जब ये बच्ची ऐसी उठ रही थी, या जब ये हरकतें कर रही थी, व्हाई वाज़न्ट एनीबॉडी स्टॉपिंग हर, या यू नो। तो वो बड़ी चीजें, वो सारे एलिमेंट फिक्स होने की जरूरत होती है। ये तनकीद ठीक नहीं है कि आप कह दें कि ऐसा ड्रामा ही नहीं बनना चाहिए, ये बात ही गलत है। नहीं, बातें सारी जितनी भी टेलीविजन के ड्रामों में होती हैं वो आपके माशरे में से निकलती हैं। बिल्कुल। और जब आप जिंदगी में वो सब देखने, सुनने, झेलने की हिम्मत रखते हैं, फिर टेलीविजन पे भी देखें, देखें, उसको एक्नॉलेज करें और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करें, कम से कम अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल सही बात है, टेलीविजन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, फिर कसक जब आया और कसक तो फिर इतना ज्यादा फेमस हो गया, आप भी बहुत फेमस हो गई, और आज तक मतलब सीरियसली वो ड्रामा है कि अभी भी कभी भी आप लगा के बैठो, कभी आपने अपना टाइम पास करना हो, अच्छा कुछ आप देखना चाह रहे हो तो कसक लाजमी उसमें एक ऑप्शन होता है। तो उसके बाद जो आपको फेम मिला था वो कैसा था, वो किस तरह का, मतलब जो है वो इन दिनों में मतलब जाहिर सी बात है काम भी बहुत मिल रहा होगा आपको और लोगों के बहुत अच्छे तासुरात, लोग बहुत मोहब्बत करने लगे थे आपसे, तो कैसी फीलिंग्स थी? पता नहीं, क्योंकि उस जमाने में फोकस सिर्फ काम होता था और हाँ फिल्म अपनी जगह है, बिल्कुल था, और आई एम श्योर मैंने बहुत एंजॉय भी किया होगा। बट वही बात है कि इससे बेहतर करने की जुस्तजू थी, इससे ज्यादा अच्छा काम करने की। तो वो लगन में
वो इतना आप नहीं करते थे कि आप वही एक को लेके और उसमें बात करते रहो कि भाई ये मैंने क्या कमाल किया। और दूसरी बात ये कि मुझे तो अभी भी उसमें सिर्फ गलतियां नजर आती हैं। आप ही कह रहे हो कि दोबारा देखा जा सकता है, मैं तो नहीं देख पाऊंगी कभी भी। नहीं, बहुत जबरदस्त ड्रामा है। मैं तो अभी भी मतलब लगा के मैंने कोई 1-2 साल पहले देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी, और जो आपका बेटा बना हुआ था उसमें सनी, उसकी जो एक केमिस्ट्री है, जिस तरह का आप लोगों का एक दूसरे के साथ। कहानी बहुत अमेजिंग थी क्योंकि हाँ, वो एक माँ और बेटे की कहानी थी ना। ये एक नई बात थी, एक इट वाजंट एक यंग कपल का रोमांस जो कि उस जमाने में भी नॉर्म था और आया भी हसीना की तरफ से, तो बहुत ही अनयूजुअल था आई थिंक, एंड वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। मोहसिन अली साहब थे हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग काम किया था। बिल्कुल। और उसमें वो जो आपके जो दादा बने होते हैं, वो जो कैरेक्टर था, हाँ जी, हमीद बाइन साहब। हाँ बिल्कुल। तो जब हम गजब एक्टर थे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो उस वक्त मतलब जैसे हम लोग जब ड्रामा देख रहे होते हैं ना, और इस तरह के फैमिली सीन्स होते हैं एक दूसरे के साथ, इतनी मतलब जबरदस्त किस्म की एक बॉन्डिंग, और मजा आ रहा है, हंसी मजाक भी हो रहा है, उसमें खालिद अनम भी थे, सब कुछ। तो आप लोगों का भी इसी तरह का बॉन्ड बन जाता है जैसे हम लोगों को लग रहा होता है स्क्रीन पे? हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि हम हर रोज तकरीबन साथ काम कर रहे होते हैं और फिर एक ही फोकस के साथ कर रहे होते हैं कि जब खत्म होता है तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। वही रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे, वही एपिसोड मोहसिन साहब के कमरे में बैठ के देखते थे, खाने पक के आ रहे होते थे सबके घरों से। अच्छा। और हम इकट्ठे एंजॉय करते थे, और फिर एपिसोड खत्म हो जाती थी तो फिर दोबारा जल्दी से स्टूडियो में जाना होता था। घर वाले आए होते थे साथ बैठ के एपिसोड देखने के लिए, वो घर चले जाते थे, हम काम पे चले जाते थे। तो बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा। अभी भी ऐसा ही है, तब भी ऐसा ही था। माहौल तो वहाँ खुद बनाता है ना इंसान। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, तो उसमें जो आपका बेटा बना था सनी, और मतलब ये बहुत कम ऐसे चाइल्ड स्टार्स हैं जो लोगों को हमेशा याद रहते हैं, तो वो भी सब लोगों को जहन में होते हैं, तो और लोग उनको तलाश भी कर रहे होते हैं कि कहाँ है वो, अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ आपको उनके बारे में पता है? नहीं, ये बहुत हैरान कुन बात है कि जितना फेमस वो बच्चा हुआ था, मेरा ख्याल है टेलीविजन की हिस्ट्री में उतना फेमस कोई बच्चा नहीं हुआ। बच्चा है ना, एज चाइल्ड स्टार। और वो बच्चा गायब हो गया उसके बाद से। हमें नहीं पता कि वो जब उससे बड़ा हुआ था एडोलेसेंस में वो कैसा था, और जब वो जवान हुआ तो वो कैसा था। अब तो खैर वो बच्चों वाला होगा खुद भी। बट हाँ, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं इस तरह कि वो कहाँ है और वो कैसा है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। हम में से किसी को नहीं पता था। हो सकता है मोहसिन साहब को पता हो, वो अब है नहीं दुनिया में। तो आई डोंट नो। वो जहाँ कहीं भी है, आई जस्ट विश एंड आई प्रे वो बहुत खुश हो बच्चा, और उसकी बहुत हसीन जिंदगी हो, और गॉड ब्लेस हिम। क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत जानदार एक बच्चे के हिसाब से एक्टिंग की थी उन्होंने, तो लोगों को होता है कि बाद में क्यों नहीं उन्होंने परसू किया इस फील्ड को। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग बच्चा था। बिल्कुल। तो फिर मैम, आपने माशाल्लाह से इतने ड्रामे किए, फिर एक आपका ड्रामा था जिसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन उसमें आपने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था और बहुत तवील अरसे तक वो चला था। जी, पसे आईना। हाँ बिल्कुल। तो पसे आईना उस वक्त में वो अच्छा खासा, मुझे लगता है कि उस जमाने में इतने लंबे ड्रामे नहीं होते थे, लेकिन वो एक बहुत लंबी ड्यूरेशन तक वो ड्रामा चला था। लोगों ने बहुत आपके उस कैरेक्टर को भी पसंद किया था। तो ऐसा होता था कि लोगों ने वाकई आपको समझना शुरू कर दिया होगा कि आपका वाकई पुलिस से ताल्लुक है? पसे आईना actually made history. It was the longest running, it still is the longest running 50-minute सीरीज। मतलब वो अपने स्लॉट में लॉन्गेस्ट रनिंग था। पहले वो STM से शुरू हुआ, फिर वो CTV वर्ल्ड पे चला गया, एंड इट केप्ट रनिंग फॉर 3 years, आई थिंक 3 साल तक चला था। और इतने लोग देख रहे थे कि आज भी जो मुझे किस एज ग्रुप, मेरा ख्याल है जो 30 साल 32 साल के बच्चे और बूढ़े लोग मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमारे बचपन की बेस्ट मेमोरी पसंद है ना, क्योंकि वो उस वक्त मेरा ख्याल है 10 साल के होंगे, और 10 साल की उम्र में वो इतने फैसिनेटेड थे पसे आईना से। वो कहते थे कि हम डांटे खाते थे, मारे खाते थे, बट हम पसे आईना के सामने से हिलते नहीं थे जिस तक वो आ रहा होता था। तो इसका डांट प्ले
वो मुझे जो आप कह रही थी ना, कथक में आपने बहुत बास्क किया होगा इन द स्टारडम ऑफ कथक, मुझे पसी आईना का स्टारडम ऐसा याद है। अच्छा। कि मैं कहीं भी जाती थी एंड आई वुड बी इंस्पेक्टर शैला, हाँ। एंड मुझे लोग आके बताते थे कि वो जो कराची से नहीं लाहौर से या इस्लामाबाद से पेशावर ट्रक जा रहे होते हैं, जिनके पीछे पहले सदर अयूब की तस्वीर और ऐसी वाली चीजें बनती थी ना, उसके पीछे इंस्पेक्टर शैला की भी तस्वीर होती है और वो यूनिफॉर्म वाली। बिकॉज वो उसकी अनयूजुअल बात ये थी कि वो पहली दफा वो एक प्रोफेशनल औरत थी जो एक ड्रामे की लीड थी। यू नो, आपने आदमियों को एज प्रोफेशनल लीड करते हुए जिंदगी में ड्रामों में देखा है, बट टेलीविजन पे किसी औरत का प्रोफेशनली लीड करना वो रियली अनयूजुअल। बिल्कुल सही बात है। अच्छी लड़कियां अभी भी मुझे मिलती हैं जो कि पुलिस में हैं और जो कहती हैं कि हम पसे आईना के इंस्पायर होके और पुलिस में आए। बिल्कुल सही बात है। बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था वो, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, और बहुत ही मतलब एतमाद के साथ सब लोगों को डील कर रही है। बहुत एंड द स्टोरीज उसमें दिखाई जाती थी, हर दफा एक फर्क कहानी होती थी, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है। हर हफ्ते नई कहानी ढूंढना, उसको लिखवाना, फिर उसके लिए नए लोग कास्ट करना। आई थिंक एवरीबडी इन पाकिस्तान एट दैट टाइम जो भी एक्टिंग में लोग थे वो पसे आईना का पार्ट जरूर रहे हैं, और कई तो ऐसे थे जो कि वहां से शुरू हुए हैं पसे आईना से। तो वो बहुत बड़ा काम था इतिहास से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अमेजिंग स्टोरी, सम ऑफ द स्टोरीज वर सो अमेजिंग कि हम आज भी बैठ के याद करते हैं कि क्या क्या बातें की थी हमने पसे आईना में। हाँ सही बात है मैम, जबरदस्त वाकई। अच्छा, आपका पूरा अगर करियर देखा जाए ना, चाहे एज अ एक्टर चाहे एज अ डायरेक्टर, आप में जो मतलब मुझे एक बात नजर आती है जो बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए हाईलाइट हुई हुई, वो ये कि आपने अपने ड्रामों में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का तस्वुर पेश किया, चाहे वो कसक हो। कसक में भी इसी तरह से एक सिंगल मदर दिखाई थी जो कि मतलब हर तरह से अपने बेटे को सिक्योर भी कर रही है और अपने लिए सब कुछ जिस तरह से हो सकता है रास्ता बना रही है। इसी के बाद आपने जैसे अभी ये पसे आईना का जिक्र किया, और फिर जब आपने डायरेक्ट किया ड्रामा वानी और अभी रुसवाई जो चला था, तो सब में एक आपने स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर जो है उसको पोर्ट्रे किया है। तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक? इंटेंशनल तो नहीं कुछ भी था, बट आई थिंक शायद चूंकि मैं ऐसी हूँ तो वो समहाउ मुझे कहानियां वो अपील करती हैं जो कि ऐसी हूँ। सो मे बी आई पिक्ड द काइंड ऑफ कैरेक्टर जो मेरी यू नो अपनी पर्सनैलिटी के साथ जाते थे। यहाँ हो सकता है लोगों ने मुझे वही वाली चीजें ऑफर की हूँ जो जैसी मैं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हम डिविएट नहीं करते ना नॉर्मली एक्टर्स को, हम बहुत ज्यादा कुछ अपनी जात से या अपनी पर्सनालिटी से हटके करने को नहीं देते। सैड बट दैट्स द ट्रूथ। तो वो इसीलिए शायद वो ऐसी ही कहानियां मेरे हिस्से में आई, व्हिच वाज आई थिंक नाइस आल्सो। ग्रेट। अच्छा, तो आपकी डायरेक्शन की तरफ भी आते हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे, वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ था। लेकिन कुछ मैसेजेस मेरे पास आपके लिए मौजूद हैं हमारे लिसनर्स के, तो वो मैं शामिल करना चाह रही हूँ। अली सदाकत कहते हैं कि रुबीना जी आपको वेलकम 107 FM पे, और आपके ड्रामे जितने भी होते हैं मैं बहुत शौक से देखता हूँ, बहुत अच्छी एक्टर हैं आप। थैंक यू सो मच अली, गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ मेरे पास मैसेज है आपके लिए अमजद इकबाल का, और ये इन्होंने भी आपके पूरे ड्रामों का बताया है, इन्होंने सारे ड्रामे आपके देखे हैं, उनको याद है हजारों रास्ते। इनका कहना है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लिखा हुआ था वो, ऐसे ही? Exactly. हाँ Exactly. हाँ बिल्कुल। और ये तो फिर इसका मतलब है मेरे हम जमाना है कोई। थैंक यू जावेद इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अमजद इकबाल। अच्छा, इन्होंने आपसे कहा कि हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रुबीना अशरफ साहिबा को वेलकम कहेंगे। माशाल्लाह हम लोग आपके ड्रामे देखते हैं उस टाइम पे भी, और ऐसा होता था कि हर एक दिन मुकर्रर होता था हर एक सेंटर के लिए, एक दिन पेशावर के लिए, एक दिन इस्लामाबाद के लिए, एक दिन लाहौर के लिए, एक दिन कराची के लिए। तो फिर इन ड्रामों में मुकाबला हुआ करता था, फिर उसमें अवार्ड्स दिए जाते थे। हर स्टेशन कोशिश करता था कि हमारा ड्रामा अच्छा चले, और 13 एक साथ होती थी, 3 महीने का ड्रामा होता था। मैंने पूरा बताया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि 13 ही किस्तें होती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी। हाँ। 3 महीने। साबी सिद्धू ने आपको वेलकम कहा है। रिशान खान आपसे कहते हैं कि पहले तो रुबीना मैम को मोस्ट वेलकम, और सवाल ये है कि ड्रामे में आपका
जी कि हर ड्रामे में आपका एक बहुत गुस्से वाला डायलॉग या पार्ट होता है, तो क्या सच में भी आप इतना गुस्सा करते हो? इसका जवाब देना जरूरी है। आई थिंक हाँ ऐसे ही है। अच्छा। ऐसे ही है। आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन। मुझे थोड़ा सा चीजें जो हैं वो बहुत प्रॉपरली करने की आदत खुद भी है। मतलब कोशिश मैं जरूर करती हूँ, और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम करते हैं या जो मेरे करीब हैं वो भी उतने ही अपने काम के बारे में, हर चीज के बारे में इंटेंस हों। तो वो फिर जब नहीं होता तो फिर जरा सा दिमाग मेरा है जाके घूम जाता है। अच्छा, कह रहे हैं कि पुलिस वाला ड्रामा पसे आईना मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रामा था, मैं बहुत शौक से देखा करता था। थैंक यू, मेरा भी बहुत फेवरेट था। जी अच्छा, एक सवाल मुझे और नजर आ रहा था। अस्मत आफरीदी कहते हैं कि रुबीना अशरफ आपके लिए सवाल है कि आपको कोरोना हो गया था, मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो अब आप हाँ तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। I'm fine now, अस्मत, बट बहुत बुरा हुआ था मुझे। मेरा आई थिंक वाज वन ऑफ द वर्स्ट केसेस ऑफ कोविड, क्योंकि मेरे लंग्स बहुत खतरनाक तरीके से कोलैप्स कर गए। लाइक आफ्टर द फर्स्ट 10 days, जो कि पहले 5 दिन में तो मुझे लगा था मैं बहुत बस कोई बात नहीं है, मैं यही बुखार है और मैं पैनाडोल खा रही हूँ एंड आई एम टेकिंग द खाना, हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ और मैं अपने आप का ध्यान रख रही हूँ और बाकी लोगों से आइसोलेटेड हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बट आफ्टर द 5th day आई थिंक वो आइसोलेशन जो है वो भी एक खतरनाक, हाँ यही है, एक सेकंड जी जी जी, या यही है। तो आफ्टर द फर्स्ट 5 days आई काइंड ऑफ कोलैप्स्ड। मुझे ना वो मेरा ख्याल आइसोलेशन जो है वो इतनी आसान चीज नहीं है जितनी सुनने में लगती है, खास तौर पे अगर कोई अकेला गया हुआ आइसोलेशन में। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ कि 2-2 लोग हर घर में इकट्ठे हुए हैं, अफेक्टेड बाय कोविड, एंड देन दे वर टुगेदर इन आइसोलेशन। दैट may not be इतना वो शायद इतना खौफनाक ना हो, बट मेरे केस में मैं हालांकि मुझे अकेले रहने की बहुत आदत जिंदगी में आई, बल्कि ट्रेजर द मी टाइम, द लोन टाइम्स दैट आई हैव, बट आई थिंक बुखार के साथ मुश्किल था मैनेज करना। सही बात है। फिर मैं आई हैड टू बी मूव टू हॉस्पिटल। व्हेन आई मूव टू द हॉस्पिटल तो शुरू में उन्होंने मुझे मेडिकेशन दी, उनको लगा मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी जो थी वो वापस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन का लेवल राइज कर रहा था, वो बिल्कुल 80 के करीब था। तो फिर दे चेक माई लंग्स एंड दे फाउंड आउट कि मेरे बहुत बुरी तरह लंग्स जो थे वो इन्फेक्टेड थे। फिर उसके बाद खैर इट वेंट ऑन एंड ऑन। आई स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर 35 or so days, और टोटल मेरा जो कोरोना का पीरियड था वो कुछ तकरीबन 40-50 दिन का था, घर और हॉस्पिटल में लाके। और अभी तक भी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ 2 महीने में जो हॉस्पिटल से आई भी हो गई, तो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग में। अभी भी मुझे इजाजत नहीं है टू इंटरैक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन लग सकती है कोई भी, और एंड आई एम नॉट 100% वेल। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इतना लंबा अरसा मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ मारुश, कि मुझे वहाँ पे भी पता चलता रहा जब मैंने काइंड ऑफ जब मैं होश में आई कि मुझे कितने लोग दुआएं दे रहे हैं और कितने लोग मेरे लिए एक्चुअली मन्नतें मांग रहे हैं और प्रे कर रहे हैं। और मैं हैरान हो जाती थी कि अच्छा, मतलब क्यों, मैंने तो किसी के लिए कभी कुछ इतना अच्छा शायद जिंदगी में नहीं किया, तो ये कितने अच्छे लोग हैं। और मैं समझती हूँ कि एक चीज जो मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाई है वो ये मोटिवेशन थी कि लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, और फिर वो दुआएं जो मुझे मिली है, मेरे घर वालों की मेहनत, जिन्होंने तकरीबन सर तोड़ मेहनत की है टू गेट मी आउट ऑफ द हॉस्पिटल, और लोगों की दुआएं हैं, ये दोनों चीजें मुझे मेरी रिकवरी में काम आई। बिल्कुल, और बहुत लंबा टाइम वाकई गुजारा। हाँ, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ हर एक उस इंसान की जिसने मेरे लिए दुआ की है,
और आई विश मैं भी लोगों के लिए कभी इसी तरह काम आती। नहीं मैम, बिल्कुल जो जिस तरह से आपने हमें एंटरटेनमेंट दी है, जिस तरह से सब कुछ ना, तो वो चीज़ें होती हैं। और एक बंदा मतलब जो लाजमी नहीं है, आप जैसे कह रही हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि मैंने तो किसी के साथ इतना अच्छा नहीं किया होगा। डेफिनेटली जो दिल से बंदा होता है ना, और जो सब लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहा होता है, सबसे मोहब्बत से मिलता है, तो उनको इस तरह की मोहब्बतें मिलती हैं, आप डिजर्व करती हैं। दुनिया इसीलिए चल रही है ना शायद, क्योंकि अच्छे लोग दुनिया में अभी भी हैं जो बेलौस दुआ देते हैं और फिक्र करते हैं दूसरों के लिए। तो सही बात है, सही बात है जी। अच्छा, अर्जुन रॉय का मेरे पास मैसेज है। इन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट देखती हैं तो किस तरह से इसको सिलेक्ट करती हैं, दूसरों के कैरेक्टर्स कास्ट के हिसाब से, मतलब कैसे आप उसको सिलेक्ट करती हैं? अब इसका एक ही तरीका होता है फॉर एनी एक्टर अर्जुन, और वो ये है कि आप ने देखना होता है कि जो भी कैरेक्टर आपको दिया जा रहा है उसमें आपके एज एन एक्टर आपके पास कितना मार्जिन है टू एनहांस एंड टू प्ले विद। कहते हैं ना, खेलने का कितना मौका है आपके पास उसके साथ, और आप उसको कितना एनहांस कर सकते हो, जितना वो लिखा हुआ है कि आप उससे ज्यादा उसको मजे का बना सकते हो अपनी एक्टिंग के साथ, जो कि दुनिया में लोग करते हैं। बड़ी बड़ी मिसालें हैं ऐसे एक्टर्स की जिनके हाथ में कुछ भी जाता है और वो उसको कुछ और बना देते हैं। सो दैट इज वेयर व्हाट एन एक्टर सीज इन अ कैरेक्टर एंड देन डिसाइड्स कि हाँ ये ठीक है। कई दफा बहुत छोटा सा कैरेक्टर होता है मगर उसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है, उसके स्टैंड आउट करने का मार्जिन होता है। तो थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है हर एक्टर को कि डिसाइड के हाँ इसमें मैं पता चलूंगा या चलूंगी, तो आप फिर ले लेते हैं वो काम। बिल्कुल सही। तो मैम फिर जब आपने मतलब माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से आपके प्लेज आ रहे थे, सीरियल्स आ रहे थे, तो कैसे उस वक्त आपको ये आइडिया हुआ कि आपको डायरेक्शन की फील्ड में भी आना चाहिए? ये बड़ी पुरानी बात है व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिंग। और ये हुआ था शुरू मेरे दिमाग में जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई थी पाकिस्तान में। हम पहले तो सिर्फ पीटीवी करते थे, तो वो उसका अपना एक फॉर्मेट और मजा था। जब प्राइवेट में लोग आ गए तो फिर चूंकि टेलीविजन के डायरेक्टर्स इतने नहीं थे कि वो सारे के सारे आके पूरा काम उठा सकते, तो बहुत नए लोग भी आए इस फील्ड में टू डायरेक्ट, टू अपना हाथ आजमाने के लिए। और जब उन नए लोगों के साथ एक्टर्स काम करते थे, वो एक्टर्स जो कि टेलीविजन के काफी सारे काम ड्रामे कर चुके होते थे, तो वो बड़ी तकलीफ में चले जाते थे। पीपल लाइक मी वुड जस्ट कि इसको तो कुछ नहीं, इससे तो मुझे आता है। पर फिर होता ये था कि जब आप बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो तो बुरा लगता है, और फिर वो फिर आप सिर्फ कंप्लेनर नहीं कहलाना चाहते कि आपने सिर्फ ये कंप्लेन करनी है कि इसको नहीं आता, मुझे ज्यादा आता है। तो फिर आपको एक पॉइंट पे दिमाग में आपके आता है कि अगर मुझे ज्यादा आता है तो फिर मुझे उठ के कर लेना चाहिए ना, या फिर मुझे शट अप हो जाना चाहिए। सो देयर वाज अ टाइम लाइक दैट इन माय लाइफ आल्सो व्हेन आई चैलेंज माय सेल्फ कि अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी से बेहतर या उसी लेवल की या कदरे बेहतर, क्योंकि देखिए हमने टेलीविजन के डायरेक्टर के साथ काम किया, वो फॉर्मेट फर्क था, वो लोग बिल्कुल फर्क थे। टेलीविजन में जब कोई डायरेक्ट करने के लिए सिलेक्ट होके आता था ना, तो उसकी एक ट्रेनिंग होती थी। वो जाता था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, मैं वो जगह भूल गई हूँ जहाँ पे हमारी एयर बेस है, वहां के। अच्छा। उसमें रहते थे, उनकी तकरीबन कैडेट्स की तरह की ट्रेनिंग होती थी। उनको कपड़े पहनने के प्रोटोकॉल सिखाए जाते थे, कांटे चम्मच से खाना सिखाया जाता था। अच्छा। फिर वो चैनल 4 बीबीसी के साथ काम करते थे, वहां जाके ट्रेन होके आते थे। फिर वहां के लोग यहाँ, ये असला अजहर साहब का कमाल था, जो फाउंडर थे टेलीविजन के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे, कि उन्होंने किस तरह से वो बंच बनाया था डायरेक्टर्स का, जिनके नाम आज तक भी लोगों को याद। बिल्कुल। ऑल द क्रीम ऑफ टेलीविजन, जिनसे हमने सबने सीखा है। मेरी जनरेशन तक तो मैं हतमी तौर पे कह सकती हूँ कि हमारे उस्ताद वो सब लोग थे। तो उनके साथ जब हम काम करते थे तो हमें मूव्स का पता था, हमें पता था कि यहाँ से शुरू करना है, वहां जाके दूसरी लाइन थ्रो करनी है, यहाँ जाके हाथ में जो पकड़ा कुछ उठाना है या कुछ रखना है। तो वो सारा कुछ जब हम प्राइवेट में आए तो मिसिंग हो गया, बिकॉज जो लोग बगैर टेलीविजन की ट्रेनिंग के आ गए थे इस काम में, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ या वो एडिटर्स में से निकल गए थे, या वो टीवी देख के
सीख गए थे, तो उनको सिर्फ ये पता था कि ये डायलॉग है और ये 3 लोग हैं, इनको कहीं पे भी बिठा दो और इनको इनके डायलॉग दे दो और बस हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं। वो आज तक भी बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। सो आई डिसाइडेड दैट नो, आई विल नॉट बी अ कंप्लेनर। मैं अभी भी जिंदगी में अपने लिए डिसाइड यही करती हूँ कि मैंने सिर्फ कंप्लेन नहीं करनी, और अगर 2 दफा किया तो फिर तीसरी दफा नहीं करनी, क्योंकि फिर मैं खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारूंगी। और मैंने फिर या तो करके दिखाना है, हाँ। या फिर चुप हो जाना है। तो करके जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी भी समझ में आ जाती हैं, जो उनकी मुश्किलात होती हैं, जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिर आप कोशिश करते हैं कि चूंकि आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल बैठे बैठे काम करा लो या मूवमेंट ना दो। सो कुछ चीजें आप बारवेज करते हैं अपने लिए और काम के लिए, और कुछ जगहों पे आप दूसरे को भी समझ जाते हैं। सो that was my main motive when I started directing, कि उठो फिर खुद करो अगर तुम्हें इनसे ज्यादा आता है तो। So I did my first play, I think in पसे आईना उस वक्त अभी चल रहा था जब मैंने सोचना शुरू किया था। मैंने अपना पहला प्रैक्टिस राउंड जो था वो पसे आईना के एक एपिसोड पे किया, और एंड आई गॉट सो डिप्रेस्ड कि मुझे लगा कि बड़ा तो तुम सोच रही थी कि तुम्हें तो डायरेक्शन आ जाएगी और आती है, तो ये तुमने किया क्या है उस ड्रामे में। आई थिंक शहजाद जो हमारे सिंगर हैं, जो बच्चों के लिए जो बेगर चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, ही वाज द मेन लीड। और मैं अपना काम भी करी थी और मैं डायरेक्ट भी करी थी। आई वाज इंस्पेक्टर शैला ऑल्सो एंड आई वाज डायरेक्टिंग ऑल्सो। तो मैंने वो जब किया तो मैं तकरीबन खुदकुशी करने वाली हो गई थी। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मुझे लगा ये जुड़ेगा कैसे। वो जुड़ गया, बट आई लर्न माई लेसन कि अभी मुझे कम आता है। फिर मैंने अपना एक नया सीरियल बनाया, रहने दो, वॉज माई फर्स्ट सीरियल। मेरा ख्याल 7 एपिसोड थे या समथिंग 13 थे, अब मुझे ठीक से याद नहीं है। ये पसी आईना के फौरन बाद था। एंड देन आई डिड तेरे सिवा, देन आई डिड फिर यूं लव हुआ, एंड देन आई डिड मनी, जो आपको याद है, विच वॉज अबाउट 12 years ago. एंड देन आई डिड बनी के बाद मैंने अपना खुद से अपनी प्रोडक्शन नहीं की। 1 सेकंड प्लीज, हाँ डाउन। तो मैं बहुत जरूरी सुनती हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने अपनी प्रोडक्शन नहीं की। बनी वॉज द लास्ट। उसके बाद मैंने 2 सीरियल्स किए हैं डायरेक्ट फॉर सिक्स सिग्मा, विच इज माई फेवरेट प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि उसमें सारे लोग मेरे दोस्त हैं। तो मैंने फिर किया था शिकवा, आई थिंक अबाउट 5 years ago या 6 साल पहले, और अभी किया है रुसवाई। बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज दैट, वो अंदर जो एक डायरेक्टर होता है वो मरता नहीं है ना। वो अभी भी चीख पड़ता है कभी बहुत बुरा काम देख के, और फिर मुझे उसको चुप कराना पड़ता है कि अच्छा फिर उठो और करो, अगर तुम्हें लगता है कि सब बहुत बुरा है तो फिर खुद करके आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। हाँ, नहीं बिल्कुल। और आप माशाल्लाह से इतने एक्सपीरियंस, और जैसे आपने कहा कि पहले के लोग तो इतनी ट्रेनिंग लेते थे, एकेडमी में बकायदा उनको दी जाती थी, तो आप लोग हमारे लिए इंस्टीट्यूट ही हैं। आप लोगों ने जितना काम किया है डेफिनेटली आप मतलब कर सकते हैं, तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और बहुत अच्छे सीरियल्स दिए आपने। थैंक यू। रसवाई अभी बहुत ही जबरदस्त मेगा हिट गया है, लोगों ने बहुत पसंद किया, उसकी स्टोरी को भी, डायरेक्शन को भी, हर चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो आप अभी जैसे किसी ने पूछा था कि जब आप ड्रामा करती हैं तो उस वक्त क्या स्क्रिप्ट किस तरह से देखती हैं, तो आप जब खुद कोई ड्रामा बना रही होती हैं तो उस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नज़दीक क्या होता है? उसकी ड्रामे की कहानी होती है, उसकी कास्ट होती है, या किस चीज को आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखती हैं? कहानी, ओनली कहानी। हर सूरत में जो बैकबोन इसीलिए कहा जाता है ना कहानी को, किसी भी फिल्म या ड्रामे की, तो असल चीज तो कहानी ही रहेगी हमेशा, पीरियड। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता जो असल चीज हो, क्योंकि अगर कहानी में दम है तो फिर आप उसको बहुत भी बिगाड़ लें तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोड़ जाएगी दिमाग पे असर। लेकिन अगर कहानी में दम नहीं हो तो अच्छे से अच्छा डायरेक्टर उसका कुछ संवार नहीं सकता, अच्छे से अच्छी कास्ट उसको वो जगह नहीं दिला सकती,
जो कि लोगों को लगता हो कि बहुत बड़ी कास्ट है। हमने फिल्मों में भी देखा ये कि मेगा कास्ट सुपरस्टार्स वाली फिल्में बगैर कहानी के जब आई तो मुंह के बल गिरी। तो बेसिक तो चीज कहानी ही है, चाहे डायरेक्ट कर रहा हो कोई या एक्ट कर रहा हो, उसको सबसे पहली मोटिवेशन जो होती है वो कहानी है। एक्टिंग में वो हमारे इतनी हाथ में नहीं होती, बिकॉज यू सी वी आर ऑल प्रोफेशनल एक्टर्स। तो अगर हम बहुत सोच सोच के एक एक ड्रामा 2 साल में उठाएंगे कि भाई अच्छा बहुत अच्छा कुछ आएगा तो करेंगे, तो फिर हम शायद उतने अच्छे एक्टर नहीं है, फिर वो उसमें आधा क्रेडिट जो है वो अच्छे ड्रामे का है। राइट। क्योंकि आपने इतना अच्छा ड्रामा उठाया है, अब आप कुछ भी कर लें वो तो हिट है। तो वो एक टेक्निक है विच इज फाइन, बट देन जो प्रोफेशनल होता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट होता है कहानी के बारे में। वो कई दफा बुरी कहानी भी उठा लेता है, फिर अपने बलबूते पे कि मैं इसमें कुछ ना कुछ डाल के और इसको व्यूएबल या एंटरटेनिंग लोगों के लिए बना दूं। सो वहाँ इम्तिहान एक्टर का जरा ज्यादा होता है और मुश्किल में ज्यादा होता है एक्टर, बिकॉज उसको कई दफा बहुत भिड़ना पड़ता है अपने डायरेक्टर से भी टू सीन को सही सिंक में ले जाने के लिए, और बाकी एक्टर्स को भी साथ लेके उनके साथ मिल के काम, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सही बात है। बट आई थिंक वो भी एक तरीका है जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करने का। तो मैम जिम्मेदारी ले लें। हाँ, जब आपको कोई भी किरदार ऑफर होता है और आपने बड़ी वर्सटाइलिटी के साथ जो काम किया हुआ है, बहुत वर्सटाइल काम किया है, तो उसमें आप कैसे ढालती हैं अपने आप को उस किरदार में जो आपको ऑफर हुआ है? किस तरह की आपकी क्या टेक्निक्स होती हैं? एक्चुअली टेक्निक ऐसा सच नहीं होती कोई भी। एक चीज होती है गेटअप, जो कि डायरेक्टर और एक्टर मिलके बनाते हैं। कई दफा एक्टर बना लेता है, कई दफा सिर्फ डायरेक्टर का दिमाग काम कर रहा होता है। बट एक जो मेन आप कहते हैं ना ढालना किसी एक किरदार के सांचे में अपने आप को, वो स्क्रिप्ट का काम होता है। जब जो स्क्रिप्ट अच्छा लिखा हुआ होता है ना एक्चुअली, तो आप जब उसको पढ़ते हैं ना तो आपको अपना आप वो इंसान लगना शुरू हो जाता है, आपको खुद वो इंसान बन जाते हैं और आप कहते हैं चलो आ जाओ, लेट मी प्ले दिस कैरेक्टर। like the last that this happened to me, अफसोस की बात है शायद थोड़ी सी, क्योंकि ये होता नहीं है रोज रोज आपके पास आपकी तरफ ऐसे स्क्रिप्ट नहीं आते जो कि आप पढ़ो और आप कहो ये तो मेरे अंदर चला गया और अब जब मैं ये करूंगी तो ये कुछ बहुत मजे का होने वाला है। सो द लास्ट दैट आई फेल्ट लाइक दिस अबाउट एनी स्क्रिप्ट वाज आई थिंक मेरा नसीब, पसे आईना ऑफ कोर्स, मगर वो पुरानी बात है। और उसके बाद मैंने एक प्ले किया था मेरा नसीब। अच्छा, पुराना काम सारा ऐसा था कि जब पढ़ते थे तो आप वो बन जाते थे। जैसे मुझे कसक में जो भी मैंने कैरेक्टर किया था, मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि मैं ये बन गई हूँ। इसी तरह तपिश जब मैंने किया था तो मुझे लगा कि मैं ये लड़की बन गई हूँ। और यहाँ हजारों रास्ते, आपको याद नहीं होगा बट हजारों रास्ते में जो कि मेरा पहला सीरियल था, उस लड़की का नाम मशाल था। और आज भी जिन लोगों ने वो प्ले देखा था वो आके कहते हैं कि आप कोई और थी उसमें, बिकॉज वो इतना खूबसूरत लिखा हुआ था कि मैं वो लड़की बन गई थी, पढ़ती ही बन गई थी। वो लाइंस मुझे बना देती थी वो लड़की। सो दैट इज द पावर ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट। मैं बिल्कुल हजारों रास्ते जरूर देखूंगी और आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि बहुत बेहतरीन। वैसे भी खैर मैं इतनी ड्रामा लवर हूँ कि सारे पुराने ड्रामे अक्सर ऐसा होता है कि हम लगा के देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत जबरदस्त काम हुआ करता था वाकई उस वक्त। हाँ, ये तो है जी। जब मैम कुछ मैसेजेस और ये मेरे पास मैसेज है सुहेल अख्तर का, आपको सलाम कहते हैं और कहते हैं कि मैम रुबीना अशरफ इज माय फेवरेट एक्ट्रेस फॉर एवर, आई लाइक हर एक्टिंग इन एवरी रोल। थैंक यू। खान वली ने आपको बहरीन से मैसेज किया और ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैडम रुबीना अशरफ साहिबा को सलाम, वार्म वेलकम इन डे लाइट डिलाइट विद महावश खान। बचपन से मैडम के ड्रामे देख रहे हैं जैसे कि यारियां, मासूम, मेरा नसीब, सावन रूप और मेरा अपना फेवरेट पसे आईना। और आपने जो डायरेक्शन दी है जिन ड्रामों की, शिकवा, तराजू और रुसवाई, ये सब हिट ड्रामे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जैसे एक्टर बने
काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी, फॉर एग्जांपल मॉडलिंग, फोटोशूट्स, एड्स, ऑडिशंस वगैरह, तो आप भी इन सब चीज़ों से गुजरे थे या फिर थोड़ी उस वक्त आसानी थी? अच्छा, मतलब अब जो एक्टर बनते हैं उनके लिए सब कुछ होता है कि उनको मॉडलिंग, फोटोशूट्स वगैरह सब करना पड़ते हैं, उसके बाद आते हैं, तो उस वक्त में आपके लिए आसानी थी या मुश्किल इस तरह की कुछ थी आपके लिए भी? अच्छा, ये बहुत ही कुछ अनयूजुअल सा सवाल है और बहुत मुश्किल भी है इन अ वे, खान वली साहब। ये आई थिंक आसानी थी। आसानी इस लिहाज से थी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं थी ना, कि मॉडलिंग भी करनी है और फोटोशूट्स भी करने हैं। एक सीधे कहते हैं जैसे वो बैल की तरह आंखों की साइडों में कुछ देखना नहीं है आपने, और आप नाक की सीध में चल रहे हैं और आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है और आपको स्क्रिप्ट में घुस जाना है और आपको स्क्रिप्ट घोल के पी लेना है। और मैं अभी भी जो मेरे को एक्टर यंगस्टर्स, नए बच्चे होते हैं, उनको कहती हूँ कि तुम 10-10 दफा एक सीन को पढ़ा करो, क्योंकि जो तुम पहली दफा पढ़ोगे, दूसरी दफा तुम्हें उससे ज्यादा समझ आएगा, तीसरी दफा और ज्यादा समझ आएगा, चौथी दफा मीनिंग ही बदल जाएगा और आप कहोगे हैं ये तो मुझे कुछ और समझ आ गया। दैट इज हाउ ये इतना खौफनाक और इतना मेहनत तलब और इतना डीप काम है। तो उस जमाने में हम ये करते थे कि हमारे पास चूंकि और कुछ ज्यादा जिंदगी में करने को भी नहीं था, यू नो, नॉट द सोशल मीडिया एंड द इंस्टाग्राम एंड द स्नैपचैट, तो ये सब तबाहियां नहीं थी। सो हमारा फोकस जो होता था ना, वो जो भी एक चीज होती थी, हम उसके पीछे गाइडेड मिसाइल की तरह पड़ जाते थे। तो आई थिंक वो आसान था। ये मुश्किल है, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस एंड दे डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर मेन ऑब्जेक्टिव। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, इरफान अली राई कहते हैं मैम आपको कि आपके प्रोग्राम में रुबीना अशरफ मैम को खुशामदीद, और एक सवाल रुबीना मैम से कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है, क्योंकि बचपन से देख रहा हूँ आज भी वैसी लगती हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे प्यारा रोल जो मुझे उनका लगा वो लेडी पुलिस का, और शानदार एक्ट्रेस हैं ये। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। ये आपका आपकी नजरे करम कहेंगे, वो मतलब आपकी आंखों की का कमाल है। वरना पुरानी तस्वीर तो मैं अपनी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये कौन है क्योंकि मैं इतनी फर्क लगती। नहीं मैम, बिल्कुल आप वैसे ही हैं, और बिल्कुल वैसे ही हैं, ये बात तो हकीकत है। और बहुत मतलब वैसी स्लिम बिल्कुल और प्यारी सी, हमेशा से हम आपको ग्रेसफुल सी, जो असल जो वर्ड आपको देख के आता है वो ग्रेसफुल आता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैम कुछ करती हैं, कुछ है इसके पीछे, कोई सीक्रेट है? नहीं, कुछ ऐसा सीक्रेट तो नहीं है। आई एम अ वर्कaholic, मतलब मुझे बहुत फारिग बैठना पसंद नहीं है। हाँ. तो मैं काम कर रही होती हूँ, और अगर काम नहीं कर रही होती तो कोई और काम कर रही होती हूँ, जैसे कि घर में कुछ ना कुछ। तो आई थिंक आई लाइक बीइंग ऑन माई 2 feet। मैं बहुत ज्यादा चलती फिरती रहना चाहती हूँ, मतलब एक और मल्टीटास्किंग करना चाहती हूँ। एक काम के साथ ही दूसरा काम शुरू कर लिया, या अगर टीवी देख रहे हैं तो उसके साथ भी मुझे कोई काम चाहिए होता है। हाथ जो है वो कुछ और कर ले और आंख कुछ और कर ले, काइंड ऑफ थिंग। तो वो आई थिंक अपने आप को मसरूफ रखना एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्दी रखता है ना। फारिग बैठना जो है या फिर इनएक्टिव रहना नुकसान करता है। हालांकि दिल बहुत चाहता है कि बिल्कुल फारिग बैठ जाएं कभी, बट जब कभी वो होता है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आदत नहीं होती। तो आई थिंक आई ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव, शायद यही बात है। वरना इसके अलावा मैंने कोई एज सच में कोई बहुत ज्यादा, आई एम नॉट अ जिम पर्सन, क्योंकि हमारा तो काम ऐसा ऑड आवर्स है कि इजाजत ही नहीं मिलती काम से। और आई डू माई वॉक, जब कभी मैं काम नहीं करी होती तो मैं वॉक कर लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा। बट आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई थिंक बेसिकली मैं एक खुश इंसान हूँ। मुझे उदास सिचुएशन में से भी कोई ना कोई खुशी का एलिमेंट निकालने की बीमारी है, आदत है। तो मैं उसमें भी ना कुछ इंटरेस्टिंग उसको कर लेती होती हूँ। जैसे अभी कराची में 5 दिन लाइट, हमारे घर में 5 दिन नहीं थी, बाकी तो अभी 8वां दिन है और अभी भी लोगों के घर में बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है और जाहिर है कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो 5 दिन लाइट नहीं थी, तो मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा। बच्चे कंप्लेन करते रहे और मैं कहती रही ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज है जिंदगी का, इसको एंजॉय करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि जब लोगों के पास ये सब कुछ नहीं होता था, इंटरनेट और बिजली और टीवी, तो वो क्या करते थे, वी शुड प्ले सम गेम, हम कुछ और कर सकते हैं, हम बालकनी में बैठ सकते हैं, हम गाना
वो कॉल ड्रॉप हुई है, हम दोबारा लेते हैं। राइट जी, रुबीना अशरफ साहब हमारे साथ। हेलो जी 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 जी, सॉरी मैम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं जी। तो आप बता रही थी कि अभी जब लाइट या नहीं तो थी। आई वाज सेइंग कि हाँ, तो जी, कुछ जी। ना कुछ आपको जिंदगी में अच्छा, अगर आप की नियत हो उसे ढूंढने की और एंजॉय करने की, तो मिल ही जाता है। तो वो ढूंढने की आदत होनी चाहिए। सो आई थिंक मेरी शायद एक सर्वाइवल स्किल यही है कि मैं हर मौके पे कुछ अच्छा निकाल। आई वॉज इन द हॉस्पिटल अभी, और वो बहुत बुरे वाले मेरे दिन थे जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ से वापस भी जा सकूंगी। मुझे तो खैर कुछ इतना फील भी नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले इस पैनिक में थे कि मैं सरवाइव करूंगी या नहीं, क्योंकि काफी बुरी मेरी हालत थी। उस वक्त भी मैं अपने दिमाग में मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बता रही थी, तो मैं गेम नाइट प्लान करी थी, और मैं सोची थी कि नेक्स्ट जब हम सारे इकट्ठे बैठेंगे तो हम एक म्यूजिकल खेलेंगे, एक नए तरीके का। हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ऑल राइट, ओके। तो मैं उस वक्त भी, उस हालत में भी कुछ नया आगे की प्लानिंग कर रही थी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स मी ऑन माय फीट, दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग आल्सो। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। वाकई मतलब इसी तरह का होना चाहिए। किसी भी किस्म की मुश्किलें हो जिंदगी में, लेकिन ये बड़े कम लोग कर पाते हैं, तो आप ब्लेस्ड हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है जिंदगी में। हर वक्त कंप्लेन करना जो है वो आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप जिंदगी में एक बार ये एक छोटी सी चीज तय कर लें, और ये बहुत मामूली सी चीज है, बात है, जिसको आप अगर सोचें इसके बारे में और ये तय कर लें कि आपकी खुशी के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे ना, तो आप यही सोचते रहेंगे कि आज मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि बिजली नहीं आई, आज मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि व्हाटएवर मेरा काम सही नहीं हुआ। तो जब तक आप दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे लोगों को, इर्द गिर्द के माहौल को ब्लेम करते रहेंगे, आपकी जिंदगी कभी भी आपके काबू में नहीं आएगी। आपको सिर्फ एक दिन ये तय करना है कि जो भी आपकी जिंदगी में अच्छा भी है और बुरा भी है, उन दोनों के जिम्मेदार उन दोनों का जिम्मेदार आपके अलावा कोई नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। तो हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज बेहतरीन हो जाएगी, जैसी आप चाहते हैं वैसी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, बस कुछ सवाल और। एक शेख नूर ने आपसे सवाल किया हुआ है कि आपने जितने लोगों के साथ काम किया, तो आपके फेवरेट अदाकार या अदाकारा कौन है, अगर कोई नाम लेना हो? जिनके साथ काम किया है उनमें भी हैं बहुत सारे, ऑफ कोर्स नाम लेना है, और ऐसे भी हैं जिनके साथ नहीं किया बट वो मेरे बहुत फेवरेट अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं। जैसे कि जिनके साथ मैंने काम किया उनमें से आबिद साहब मरहूम थे, आबिद अली साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े एक्टर। हाँ, रोक लेने वाले एक्टर थे ना। हमारे एक्टर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जब स्क्रीन पे आते हैं तो आप रुक जाते हो। फिरदौस जमाल, जिनके साथ मैंने इन दोनों के साथ मैंने हजारों रास्ते किया था, मेरा पहला सीरियल। और एंड आई was unlucky that I never got to work with खालदा रियासत। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। I was unlucky that I never got, हालांकि वो मेरे दोस्त थे, but I never got to work with शहजाद खलील। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने बदर खलील के साथ बहुत काम किया है, और मैंने साहिरा काज़मी के साथ बहुत काम किया है। मेरा ख्याल है कि वो मेरी मेंटोर है। साहिरा काज़मी से मैंने जो कुछ डायरेक्शन में मैं आज करती हूँ, और एक्टिंग में भी फॉर दैट मैटर, मैंने सायरा से सीखा है, बिकॉज वो मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा। राइट फ्रॉम द मोमेंट दैट आई सेट फुट इन दिस फील्ड, वो
बहुत इंस्पिरेशनल खातून थी हैं और मेरे लिए तो हमेशा रहेंगी. एंड देन देयर सो मेनी पीपल. सुनीना अहमद इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल और मैंने उनके साथ काम किया है. सलीना पीरजादा के साथ थोड़ा किया है बट आई एम अ ह्यूज फैन. सकीना सम्मो आई वर्क वेरी लिटिल विद बट आई एम अ ह्यूज फैन. इतने लोग हैं आजकल के बच्चों में. नादिया जमील आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ. वो बच्ची जब आती है तो वो बताती है कि काम कैसे होता है. सबा कमर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ. देयर सो मेनी पीपल. एंड फवाद खान. जी जी हेलो. जी आपकी आवाज आ रही है. हमारी इंटरनेट. हेलो. जी 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 हाँ, आपकी जी आ आवाज रही आ है रही मुझे आपकी है. जी माशाल्लाह से मैम आपने इतने सारे नाम लिए हैं, मुझे उससे आपके बड़े दिल का अभी तो मैं अंदाजा हो बहुत रहा है. सारे और नाम लेना चाहती हूँ. मैं तो अभी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं यंग बच्चों में. आई डोंट नो वो उस वक्त मेरा सिग्नल सही था. फवाद खान आई एम अ ह्यूज फैन. आई थिंक उसने टेलीविजन की हिस्ट्री चेंज की है बहुत सालों बाद. माहिरा फॉर दैट मैटर. एंड देयर सो मेनी अदर्स. यंग लोगों में कई इतने इंस्पिरेशनल. बिलाल आई थिंक बिलाल खान है उनका नाम या क्या है. बिलाल द गाय इन चीफ. आई थिंक ही इज अ फैबुलस. राइट बिलाल खान. जी बिल्कुल बिलाल खान. जी. सो देयर सो मेनी एंड आई एम सो ब्लेस्ड. अल्लाह का शुक्र है बगैर सीखे बगैर एक्टिंग पढ़े लोग आते हैं इस फील्ड में और यू नो एक दूसरे से इंस्पायर होके दुनिया का काम देख के एंड दे लर्न एंड यू नो वो फिर दूसरों के लिए पार रेज करते हैं. अच्छा काम करते हैं. तो बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बात है. दिल खुश होता है. नहीं इससे आपके बड़े दिल का भी अंदाजा होता है क्योंकि इतनी तारीफें दूसरों की ना कम ही लोग किया करते हैं. और मुझे याद है मैंने एक इंटरव्यू में देखा था बदर खलील साहिबा को जिनका भी आपने जिक्र भी किया. उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की थी कि मेरा जितना ख्याल रुबीना अशरफ रखती हैं तो इतना जो है मुझे बहुत आपका शुक्रिया भी अदा किया था उन्होंने और आपकी बहुत तारीफ की थी. बिल्कुल अंदाजा हो रहा है. मदर हाँ बच्चों को मेरी माँ की तरह है बिल्कुल. एंड वेरी क्लोज टुगेदर. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत सालों से और हम बहुत वेरी क्लोज. बिल्कुल नहीं आपकी नेचर का इस बात से अंदाजा होता है. अच्छा एक दो सवाल बस हमारे लिस्टर्स के हैं. हजरत खान ने आपकी बहुत तारीफें की हुई हैं. एक्टिंग की आपकी बहुत तारीफें की. फिर उन्होंने कहा भी जो बहुत हिट ड्रामा आपका आया था दो बोल जिसमें आपने माँ का रोल किया था. बहुत जबरदस्त तरीके से आपने रोल किया था. इनको बहुत पसंद है. सही. बहुत शुक्रिया आपका भाई. जी अच्छा उमर जावेद ने आपसे ये फरमाइश की हुई है कि दो बोल का अगर कोई डायलॉग आप हमें सुना दें. वो इतने अच्छे डायलॉग थे उस ड्रामे में और बिकॉज इट वाज अ वेरी वेल रिटन प्ले. उसमें कैरेक्टर सारे अलहदा अपने अपने स्ट्रक्चर के साथ थे. सो कमाल बात ये थी. बाप का अपना एक कैरेक्टर स्केच है. माँ का अपना है. और ऐसे थे कि मैं दिल से डायलॉग बोलती थी. बट मजाल है मुझे उमर आई एम सो सॉरी. मैं इस मामले में बहुत निकट्टू हूँ. मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते डायलॉग. ड्रामे भी तो आप इतना काम भी तो कर रही होती हैं तो इस वजह से वो फिर बनता है. अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैम मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ आपसे वो ये कि माशाल्लाह से आपकी बेटी ने भी वनी से आगाज किया था जहां तक मुझे पता है ना. और फिर उसके बाद अभी रुसवाई में भी बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है. तो ये आपकी ख्वाहिश थी या उनकी अपनी ख्वाहिश थी? वनी वॉज माई ख्वाहिश. क्योंकि वनी जब मैं कर रही थी तो मैंने शुरू जब किया उसके लिए कास्ट करना लोगों को तो मैं कुछ और सोच रही थी. और फिर फाइनली मुझे ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि ये कैरेक्टर तो कोई बहुत छोटी लड़की का है और मैं तो कोई हीरोइन ढूंढ रही हूँ इसके लिए. और कोई हीरोइन भी जो उस वक्त मैं जिनके साथ बातचीत कर रही थी वो उतनी यंग नहीं लगती जितनी मिना उस वक्त मेरा ख्याल है 15 या 16 साल की थी. तो मुझे लगा कि अगर एक यंग ऑथेंटिक नई शक्ल मैं यहाँ डाल लूंगी तो मेरी जो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है मेन कैरेक्टर की वो ज्यादा हो जाएगी. क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े नाम उसके अलावा तो थे ही उस प्ले में. सो मुझे ये मसला नहीं था कि यू नो मुझे नाम चाहिए है. तो आई बैंक्ड ऑन दिस यंग पर्सन हु वाज माय डॉटर. और मैंने उससे पूछा कि बेटा मैं तुम्हें अगर ये उन दिनों उसकी छुट्टियां थी आई थिंक स्कूल की कि तुम्हें अगर मैं ये करने को कहूँ तो तुम कर लोगी? उसने कहा
कर सकती हूँ शायद. सो आई मेड हर रीड अ फ्यू लाइन्स, और जो उसने जैसे बोली मुझे लगा कि ये गांव की लड़की जब शहर आएगी तो ऐसे ही बोलेगी. तो हमने वो कर लिया. उसके बाद मेरा ख्याल है 15 साल की पहले की बात है या 12 साल पहले की बात है. तो फिर आई नेवर गिव इट अ थॉट. फिर मुझे लगा कि अब ये पढ़े बच्चे, इनको ये काम नहीं करने. सो बट अभी रिसेंटली मीना ने मुझे कहा कि उसको ड्रामा करना है. आई सेड अच्छा तो तुम गो लुक फॉर. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ डायरेक्ट करने वाली हूँ. आई सेड ठीक है, तुम लोगों से पूछो, बात करो, और गो फाइंड वर्क फॉर योरसेल्फ. तो वो शी टॉक्ड टू सम पीपल, और फिर मेरी तरफ आया ये प्ले जो कि रसवाई था, और मुझे लगा कि ये कैरेक्टर शायद वो कर सकेगी, जो कि बहुत मुश्किल था कंपेयर टू व्हाट शी डिड इन वनी. वनी में वो बहुत सिंपल सा एक कैरेक्टर था, ये एक मुश्किल कैरेक्टर था. सो आई पुट हर नेम इन. मैंने उनसे पूछा कि मैं करा लूं इससे. फिर उन्होंने ऑडिशंस लिए, फिर वो ऑडिशंस अप्रूव होने गए ARY. फिर वो एक प्रॉपर तरीके से थ्रू द प्रॉपर चैनल इजाजत मिली है उसको करने की. फिर भी मेरी काफी बुरी हालत थी, क्योंकि मुझे लगा कि उससे ज्यादा कड़ा इम्तिहान मेरा है, क्योंकि अगर ये फेल होगी तो मैं तो बहुत बुरी तरह फेल हो जाऊंगी एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, एज अ मदर ऑल्सो. सो आई थिंक वो ये मीना की चॉइस थी, ये कैरेक्टर अब दोबारा टेलीविजन करना. एंड और मुझे ये दिल में एक हल्की सी वो थी कंफ्यूजन कि अगर ये किसी और डायरेक्टर के साथ करेगी तो शायद वो इसका पूरा पोटेंशियल निकाल ना पाए, क्योंकि जाहिर है इतना टाइम नहीं है अब किसी डायरेक्टर के पास कि वो एक्टरों को ट्रेन करे. तो मैं चाहती ये थी कि वो पहला अपना जो डेब्यू है अब प्रॉपर वाला, जो क्योंकि असल डेब्यू उसका ये था, वो मेरे साथ करे. तो जिसके लिए मैं बड़ी मुश्किल में होती थी, तो मैं फिर वो बड़ी मुश्किल उसको भी देती थी. मैं हर वक्त उसको डांटती थी और मैं उसको बताती थी कि ये इतना मजाक नहीं है. अच्छी बात ये थी कि सारे लोग जो सेट पे जितने को एक्टर्स थे मीना के और बड़े, जैसे कि इरसा वाज प्लेइंग हर मदर, उस्मान साहब वाज प्लेइंग द फादर, इधर वाले घर में अहमद साहब थे और जकिया का कैरेक्टर करी थी सीमी. तो वो सारे उसको all of these people took her under their wings. और उन्होंने इतना प्रोटेक्ट करके और सिखा के इसको कि अगर वो बात भी किसी से करिए, जाओ बेटे जाके स्क्रिप्ट पढ़ो, ये मत करो, टाइम ना वेस्ट करो. तो उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई और उसका रिजल्ट जो था वो भी अच्छा निकला. आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट शी इज डन. बिल्कुल. अच्छा, बहुत स्वीट सा एक लहजा हुआ करता है, मतलब रसवाई की मैं बात करी हूँ मीना का, तो ऐसे ही वो नेचुरली भी ऐसी बोलती है या फिर ये ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. उसने खुद ही कुछ, ये मेरा ख्याल है चूंकि ये उसका पहला था, वो क्या था उसका कोई मैनरिज्म ऐसा बन गया था कि वो बहुत ही एक, सबने उसको कहा कि आपके बोलने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत यूनिक. बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इससे कुछ फर्क तरीके से बोलती है, बट वो तरीका जो था वो मेरा ख्याल है उसने वर्दा का कैरेक्टर समझा ही ऐसे था. उसने उस लड़की को ऐसे पोर्ट्रे किया कि एक बहुत मीक सी हाई क्लास लड़की है, मगर वो बहुत सबमिसिव है, ऑनेस्ट है और बहुत मोहब्बत करने वाली है. सो उस हिसाब से उसने अपना कैरेक्टर जो था वो ऐसे डिफाइन किया, विच आई थिंक वाज ग्रेट ऑन हर पार्ट. बिल्कुल. क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि वो कैसे बोल रही है. तो जब लोगों का फीडबैक आया कि आपका बोलने का तरीका, तो मैंने सोचा ये कौन सा तरीका था, मुझे तो नहीं पता. नहीं, बहुत अच्छा उसको एक्टिंग करा रही थी, मैं तो उसको सिर्फ ये बता रही थी कि इस सीन को ऐसे करना है, बट वट ये उसका अपना था जो कुछ भी उसने किया. बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल. आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? माँ बेटी का तो हमेशा बहुत ही एक बॉन्डिंग होती है, तो उसी तरह की है या थोड़ा डरती हैं आपसे वो? नहीं, डरती तो वो किसी से भी नहीं है. अच्छा. और हाँ, मैंने बच्चों को, हालांकि मैं एक सख्त माँ हूँ, बिकॉज मैं हूँ टू सर्टन लेवल कंट्रोल फ्रीक ऑल्सो. मुझे अपने तरीके की चीजें चाहिए होती हैं जिंदगी में. बट डर वाला कोई हमारे यहाँ नहीं है कॉन्सेप्ट. माँ बाप से डरना नहीं है. द रिस्पेक्ट इज देयर, बट डर वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बल्कि किसी से भी जिंदगी में डरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. और मेरा और मीना का बहुत ज्यादा दोस्तों वाला
और अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता है, बिकॉज वी ट्रेवल टुगेदर, हम बहुत ट्रेवल करते हैं इकट्ठे दोनों, एंड वी आर वेरी गुड ट्रेवल पार्टनर्स। Great. यू नो, उसको पता होता है कौन से एंड उसने संभालनी है, मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मेरे एंड पे कौन सी चीजें हैं, और अगर उसमें कोई यू नो वो मेरे एरिया में नहीं आती, मैं उसके एरिया में नहीं जाती, या कभी हेल्प चाहिए हो एक दूसरे की तो हम मांग लेते हैं एक दूसरे से। जिंदगी भी हम ऐसे ही गुजारते हैं, घर हम आधा आधा चलाते हैं, यू नो, उसको पता है उसके एंड पे कौन कौन सी चीजें हैं जो उसने घर में देखनी है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि कहाँ उसको यू नो मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। सो इट्स यू नो इट्स अबाउट बैलेंस बेसिकली। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक मीना। मैं शायद ये बात अगर आज से 6 महीने पहले आप मुझसे पूछती तो शायद मैं इतनी तारीफ में ना की नहीं करती, बट जिस तरह से मेरे हॉस्पिटल के दिनों में इस बच्ची ने मुझे यू नो शी वाज बेसिकली द वन ऑफ द 3 पीपल हु ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। एक मेरा भाई जो था, और मेरे सारे ही भाई, बट वो एक भाई जो मुस्तकिल वहां मेरे पास खड़ा था, और एक मेरी बेटी और एक मेरे माय हस्बैंड। ये इन 3 लोगों ने इतनी सरतोड़ मेहनत की है मुझे जस्ट टू ब्रिंग मी बैक टू लाइफ कि मैं अब उसकी बहुत बड़ी एडमायरर हो गई हूँ। You know, my daughter is like my mother now. ऐसा होता है। दवाई खा ली, टेस्ट होने हैं, फलाना होना है, ये आप क्या कर रही हैं, हाँ क्या बात है, खांसी क्यों आई है, यू नो शी इज लाइक माई, शी इज द, पता नहीं वो कोई हेड नर्स बन चुकी हुई है। और जिस तरह से उसने ये सारा डील किया है सारे मेरे हॉस्पिटल के उसके साथ, के उसने एक एक दवाई को समझा है, उसने मेरे खाने की रूटीन को समझा है, शी वाज देयर डॉक्टर्स के सरों पे, डॉक्टर्स को कॉल करके क्या क्या कराना है, वो सारे जो डॉक्टर्स थे वो मुझे आके कहते थे यू ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक दिस। जबरदस्त, ग्रेट। और बिल्कुल ऐसे फील भी होता है। और जिन आप बात करी ना ट्रैवल की, तो पिक्चर्स वगैरह मैंने आपकी देखी हैं और अंदाजा होता है कि बहुत जबरदस्त किस्म का आपका बॉन्ड है। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बीना अशरफ आपका। और आपसे बात करके मैं अपने आप को खुद बड़ा खुश नसीब समझ रही हूँ। माशाल्लाह से इतना आपको देखते आए थे, और जैसा आपको ड्रामों में देखा था, मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास इस वक्त यही आए हुए हैं कि बहुत हम्बल पर्सनैलिटी की मालिक हैं आप। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए, मुकम्मल सेहत के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे और हमेशा हमें नजर आती रहे। Thank you so much. It was a pleasure talking to you. It was a pleasure being on 107. और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस जिन सब लोगों ने मुझे किए, और जिन लोगों ने अगेन एक दफा वो उन सब दुआओं का शुक्रिया